हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू टू द आपका अपना चैनल बायोलॉजी बाइट्स। और बेटा आज जो हमें टॉपिक कवर करना है, यानी इस वीडियो में जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे बेटा हम हर चैप्टर को पढ़ते हैं ऐसे इसको भी पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन ब्रीथिंग में डिफरेंस क्या होता है। इंट्रोडक्शन समझने के बाद आगे हम लंग्स का डायग्राम देखेंगे, फिर उसका स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होती हैं ये समझेंगे। फिर एयर का पैसेज क्या होता है, कैसे ब्रीथिंग हो रही होती है, ब्रीथिंग का मैकेनिज्म क्या होता है, और कंडक्शन जोन क्या होता है, रेस्पिरेटरी जोन क्या होता है। मतलब दुनिया भर की बातें जितना इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंक्लूड है सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो किनके लिए है? ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 9th ICSE में पढ़ रहे हैं, वहां पर भी रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 10th CBSE में पढ़ रहे हैं, वहां पर भी लाइफ प्रोसेस में रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है। और जो 11th में है, बायो ले लिया है, उनके लिए तो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो 11th लेवल तक तो नहीं जाएंगे, पर हाँ इतना कर लेंगे कि बेसिक सारे टॉपिक कवर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन कवर करेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जहां तक मेरा अंदाजा है हार्डली हम 1 घंटे में इस वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे, यानी 1 घंटे में पूरा रेस्पिरेशन आपके टिप्स से होगा। एक छोटी सी एडवाइस ये है कि यहां पर बोर्ड में हम जो भी चीजें लिखेंगे उसके आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। प्लस हो सकता है कि कई बातें हम ऐसी बोल दें जो हम लिखे ना, उसको आपको लिखते रहना है साथ साथ, यानी एक्टिव रहना है। पेन लेके केवल कथा की तरीके सुनना नहीं है, लीड लगा के एक्टिव रहना है। नोट्स बनाने हैं प्रॉपर, वीडियो को ध्यान से सुनना है। अगर कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो रिवाइंड करके दोबारा से सुनना है। कोई बातें हमने मुंह से बोल दी हैं जो नहीं लिखी हुई हैं तो उन बातों को भी नोट डाउन करना है। केयरफुली होके पढ़िएगा। 1 घंटे के अंदर पूरा रेस्पिरेशन आपके टिप्स पे होगा, आपको रट जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो चलिए बेटा पढ़ते हैं कि अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन क्या है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी को समझने के लिए उसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, यानी किसी भी चैप्टर को समझने के लिए उसका इंट्रोडक्टिव पार्ट आना चाहिए कि उसका मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप इतना बात याद रखिएगा कि हमारे मन में कई सारे डाउट होते हैं। पहले तो ये सुनो, ब्रीथिंग क्या होती है, रेस्पिरेशन क्या होता है। अगर हम आपसे पूछें कि आपको जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है, तो क्या ऑप्शन आएगा? खाना खाना, पानी पीना या सांस लेना। खाने और पानी के बिना 1 दिन रहा जा सकता है, पर सांस के बिना 5 मिनट भी नहीं रहा जा सकता है। क्यों? ब्रीथिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर हमें एनर्जी फूड से मिल रही थी तो फिर ब्रीथिंग का इन्वॉल्वमेंट क्यों है? तो इसका इंट्रोडक्शन कुछ इस प्रकार से है कि अगर आपको अपनी डेली लाइफ के वर्क को परफॉर्म करना है तो उस वर्क के लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी। जाहिर सी बात है, कोई भी इंजन, आप नॉन लिविंग थिंग्स में भी देख लो, कोई भी इंजन हो, कोई भी बाइक हो, कोई भी व्हीकल हो, बिना फ्यूल के वर्क करता है क्या? नहीं। फ्यूल क्या कर देता है उसको? एनर्जी। और उसी एनर्जी से वो इंजन वर्क कर रहा होता है। ऐसी हमारी बॉडी भी है बेटा। हमारी बॉडी में अगर हमें अपनी बॉडी से वर्क लेना है तो हमें क्या चाहिए? एनर्जी। और एनर्जी कहां से मिलेगी? फूड से। फिर ब्रीथिंग क्यों कर रहे हैं? सांस लेना क्यों जरूरी है? अगर हमें एनर्जी फूड से मिल रही थी तो फिर ब्रीथिंग की क्या नीड है? मत लो सांस। पॉसिबल है? अरे नहीं, ऐसा तो नहीं पॉसिबल। तो रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस होता है समझते हैं। रेस्पिरेशन बेटा एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप अपने फूड इनटेक को किसी दूसरे फॉर्म में चेंज करते हो। क्यों? फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास मान लो कि आपकी कोई रिलेटिव हैं जो बाहर से आए, और बाहर का मतलब फॉरेन कंट्री से आए, और आपको $10 दे गए और उन्होंने कहा कि जाओ बेटा ऐश करो, मौज करो। अब ये $10 है तुम्हारे पास, यानी कि अगर हम डॉलर को 1 रुपए से रुपी से कन्वर्ट करें तो लगभग 95 रुपीज के आसपास चल रहा है, यानी कि 950 रुपए वो देगा आपको। $10 का मतलब है कि 950 रुपीज देगा आपको। क्या उस 950 रुपीज में आप 1 रुपए भी खर्चा कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जो करेंसी है, हम जिसको यूज करते हैं, वो करेंसी कुछ और है। वहां की करेंसी डॉलर है, पर इंडिया की करेंसी तो रुपी है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा उसको यूज करने के लिए? पहले उस डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक बार आपने डॉलर को रुपी में कन्वर्ट किया, उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हो। सेम चीज बेटा कि जब आप खाना खा रहे होते हो तो उस खाने से जो आपको एनर्जी मिल रही होती है वो किस फॉर्म में मिल रही होती है? ग्लूकोज के फॉर्म में। आपने फूड इंटेक किया, उसको डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद वो ग्लूकोज में ब्रेक हुआ, ग्लूकोज आया हमारे ब्लड में, ब्लड ने ट्रांसपोर्ट होकर इस पूरे ग्लूकोज को बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचा दिया कि लो भाई ये एनर्जी के रूप में इस व्यक्ति ने खाया है, इसको तुम अपने पास रखो। अब सेल कहता है कि इस ग्लूकोज में एनर्जी है, 100% सच बात है,
पर इस एनर्जी को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी कुछ और है। समझे? मतलब सेल कह रहा है कि हमारे पास ग्लूकोज आ गया, ठीक है, इस ग्लूकोज में एनर्जी है, यह भी बात मान ली, पर इस एनर्जी को डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की डिमांड कुछ और है, हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी कुछ और है। तो फिर पूछा गया कि भैया क्या है तुम्हारी बॉडी की एनर्जी करेंसी? तो इन्हें बताया कि हमारी बॉडी की जो करेंसी है वो है एटीपी, यानी कि हम जब तक इस ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और अगर एनर्जी का सोर्स नहीं होगा तो कोई फंक्शन नहीं हो पाएगा। इतनी बात तो मानते हो? तो वही बेटा सेल में प्रेजेंट ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट करना ही कहलाता है रेस्पिरेशन। समझे बात को? सेल में प्रेजेंट ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। यानी कि अगर आपसे कोई बेसिक डेफिनेशन पूछे रेस्पिरेशन की क्या होती है तो आप क्या बताओगे? रेस्पिरेशन एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जिसमें सेल के अंदर प्रेजेंट ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को अपने एटीपी मॉलिक्यूल्स में ब्रेक किया जाता है। The breakdown of glucose molecule in order to form ATP in presence of oxygen is known as respiration. लो, अब सर आपने एक नई बात ऐड कर दी, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका क्या मतलब है? अरे यही तो खेल है। मतलब अगर हमने आपसे बोल दिया कि आप ग्लूकोज को अगर एटीपी में कन्वर्ट कर ले जाओ तो ये एटीपी आपको मिल जाएगी एनर्जी के रूप में और इसको आप खर्चा कर लोगे, यूटिलाइज कर लोगे। फिर इसमें ब्रीथिंग का क्या रोल है? ब्रीथिंग का रोल ये है बेटा कि जब सेल के अंदर इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक किया जा रहा होता है तो इस ब्रेक डाउन में हमें एक चीज चाहिए होती है, वो है ऑक्सीजन। अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं होगा तो आप रेस्पिरेशन को परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ग्लूकोज को ब्रेक नहीं कर पाओगे। इतनी बात क्लियर है? यानी कि अगर आपको सेल के अंदर प्रेजेंट ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है तो क्या चाहिए होगा? ऑक्सीजन चाहिए होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है कि अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए तो आपको ब्रीथिंग करनी पड़ेगी, यानी कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर को इनहेल करना पड़ेगा और एक्सहेल करना पड़ेगा। क्लियर है? यानी कि अगर एयर का इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ब्रीथिंग है तो उसी एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके अपने सेल के अंदर के ग्लूकोज को एटीपी में तोड़ना क्या है? रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्लियर हुआ? रेस्पिरेशन वो फिजियोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें आप अपने सेल के अंदर प्रेजेंट ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हो ताकि आप एटीपी बना सको। ये जो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है ये ऐसे नहीं संभव है, इसके लिए आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए तो आपको क्या करनी पड़ेगी? ब्रीथिंग। बिना ब्रीथिंग के ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आ जाए पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो ब्रीथिंग क्या होती है? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर इज नोन एज ब्रीथिंग। याद रखना बेटा कि जब आप ब्रीथिंग में पढ़ते हो तो आपको कई जगह बताया गया होगा या कई जगह लिखा होगा कि ऑक्सीजन को इनहेल करना और CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना ही क्या कहलाता है? ब्रीथिंग। पर यह बात सच है कि नहीं? यह बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि आपकी नोज में ऐसा कोई फिल्टर नहीं है कि आप एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर से केवल ऑक्सीजन को इनहेल कर पाओ और अपने बॉडी से केवल कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर पाओ। इतनी बात समझ में आ रही? हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है इसका अगर आप कभी कंपोजिशन पढ़ो तो इसमें सबसे मैक्सिमम क्या होता है? नाइट्रोजन। कितने परसेंट? 78% के आसपास। 78% के आसपास इसमें नाइट्रोजन है, 21% के आसपास ऑक्सीजन है और 1% में अदर गैसेस है। अब जिसके कंपोजिशन में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है तो क्या जब आप एयर को इनहेल कर रहे हो तो ये नाइट्रोजन नहीं अंदर जाएगी? बिल्कुल जाएगी। क्या अदर गैसेस अंदर नहीं जाएंगी? बिल्कुल जाएंगी। फिर हम ऐसा क्यों पढ़ते हैं कि केवल ऑक्सीजन और CO2 का डिफ्यूजन हो रहा होता है ब्रीथिंग के दौरान? उसका कारण यह है बेटा कि इसको एक एग्जांपल से इमेजिन करने की कोशिश करना कि जैसे आपके घर पे कोई मेहमान है, वो मेहमान एक ड्राइवर के साथ है। ड्राइवर आया मेहमान को लेके, ड्राइवर रुका गेट पे, मेहमान घर के अंदर आए, मिले, बाहर गए, ड्राइवर उनको लेके फिर चला गया। क्या ड्राइवर साथ में आया था? आया था। क्या वो ड्राइवर घर के अंदर एंटर किया? नहीं किया। क्या उस ड्राइवर का कोई काम था? नहीं था। काम किसका था? मेहमान का। मिलना किसको था? मेहमान को। पर ड्राइवर साथ में आया। तो ऐसे ये समझो कि जब आप एयर को इनहेल करते हो तो सारी गैसेस एक साथ लंग्स में पहुंचती हैं, पर वहां काम केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का है, इसलिए डिफ्यूजन केवल इन दो गैसेस का चल रहा होता है। बाकी गैसेस जैसे आई होती हैं वैसे ही एज इट इज लौट जाती है। ड्राइवर जैसे आया वैसे ही लेके उनको वापस चला गया गेट से, उसका कोई काम नहीं था। यहां पर बाकी गैसेस आती हैं, उनका कोई काम नहीं होता है, जैसे आती हैं वैसे ही लौट जाती हैं। तो ब्रीथिंग का मतलब समझ में आया? तो ब्रीथिंग में आप इनहेलेशन करते हो, एक्सहेलेशन करते हो। इनहेलेशन के दौरान उस एयर से ऑक्सीजन,
को ट्रैप किया जाता है और कहां दिया जाता है, आपके ब्लड को। ब्लड ने कहा कि अगर एक बार मैं पूरे बॉडी के सेल्स को अगर ग्लूकोज दे सकता हूं तो समय पड़ने पर ऑक्सीजन भी दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का जो स्विगी बॉय है, जो डिलीवरी बॉय है, वो कौन है? ब्लड। हर चीज की डिलीवरी, हर चीज को एक जगह से उठाना, ट्रांसपोर्ट करना, ये सब कौन कर रहा होता है? ब्लड। तो हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को उठा के बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? ब्लड। तो ब्लड क्या प्रोवाइड कर देगा? ऑक्सीजन। ग्लूकोज पहले से था सेल के अंदर, अब ग्लूकोज पहले से, ऑक्सीजन आ गई, क्या रेस्पिरेशन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। रेस्पिरेशन कहता है कि आप हमें केवल ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दो, मैं इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को उठा के तोड़ दूंगा और एटीपी बना दूंगा। तो रेस्पिरेशन का मतलब समझ में आया? रेस्पिरेशन में लिखा हुआ है कि रेस्पिरेशन मींस दैट हाउ योर बॉडी टर्न्स द फूड यू ईट इनटू द एनर्जी यू नीड टू सर्वाइव। कह रहा है कि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जो आपके खाए हुए खाने को उस चीज में कन्वर्ट करती है जिस चीज में आपको एनर्जी चाहिए, यानी एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट करती है। अगली लाइन में लिखा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस क्या होता है? तो उसमें देखो, ब्रीथिंग इज अ फिजिकल एक्ट ऑफ टेकिंग इन एयर यानी इनहेलेशन एंड लेटिंग इट आउट एक्सहेलेशन। ब्रीथिंग केवल एक फिजिकल फिनोमेना है जिसमें आप एयर का इनहेलेशन या एक्सहेलेशन कर रहे हो, जबकि रेस्पिरेशन इज द केमिकल प्रोसेस इनसाइड योर सेल दैट यूजेस ऑक्सीजन टू टर्न फूड इनटू एनर्जी। जबकि रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जो आपके सेल के अंदर चल रही होती है और सेल के अंदर प्रेजेंट ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक करके क्या बना रही होती है? एटीपी बना रही होती है। इतनी बात समझ में आई? बोर्ड में जो लिखा है समझ में आ रहा है? हमने एक बार रेस्पिरेशन की डेफिनेशन देखी, फिर ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस देखा। ये बातें समझ में आ रही हैं, तो अब अगला टॉपिक अपने को पढ़ना है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, क्या क्या प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व हो रही, कितने स्टेप्स हैं इसमें, किन स्टेप्स को हम लोग फिजिकल स्टेप्स के रूप में जानते हैं, किन स्टेप्स को हम लोग केमिकल स्टेप्स के रूप में जानते हैं। ये सारी बातें अगले स्लाइड में हम लोग पढ़ते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर पढ़ते हैं आगे। तो अब बेटा अपने नेक्स्ट पार्ट में ये समझते हैं कि रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और पूरे इस सिस्टम में क्या क्या चीजें हो रही होती हैं। तो हेडिंग पड़ी हुई है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें लिखा हुआ है कि रेस्पिरेशन इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। सबसे पहले इस लाइन का मतलब समझो कि रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस होती है? फिजिको केमिकल प्रोसेस, यानी कि इसमें कुछ फिजिकल स्टेप्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और कुछ केमिकल स्टेप का इन्वॉल्वमेंट होता है। जब सारे स्टेप समझ में आ जाएंगे तो अपने आप ही पता लग जाएगा कौन से स्टेप्स फिजिकल हैं और कौन से केमिकल हैं। तो समझो, कोई भी व्यक्ति है, उसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है रेस्पिरेशन के लिए? ब्रीथिंग करना। और ब्रीथिंग में क्या होता है? एटमॉस्फेरिक एयर को इनहेल करना और उसी एयर को एक्सहेल करना। इसी को क्या बोला जाता है? ब्रीथिंग या वेंटिलेशन। तो ब्रीथिंग और वेंटिलेशन तुम्हारा फर्स्ट स्टेप हो गया रेस्पिरेशन का। तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन अलग अलग जरूर है, बट बिना ब्रीथिंग के रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ब्रीथिंग इज द इनिशियल स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। शुरुआत वहीं से ही होती है। तो पहले स्टेप में आपने ब्रीथिंग करी, अब आपने जिस एयर को इनहेल किया है, ये एयर आपके विंड पाइप यानी ट्रैकिया से होते हुए कहां पहुंचेगी? आपके लंग्स के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट एल्वेलाई में। आपके लंग का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होता है? एल्वेलाई, याद रखिएगा। तो उस एल्वेलाई में पहुंचेगी ये एयर। अब आप सबको पता है कि डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होती है? डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी भी गैसेस मॉलिक्यूल्स का या किसी भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स का अपने हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करना। जैसे ही ये एयर एल्वेलाई में पहुंचती है तो एल्वेलाई के बाहर होती है ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी ये वो कैपिलरी है जिसमें आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि इम्प्योर ब्लड है, जिसमें CO2 का कंटेंट ज्यादा है। क्या बताया कि आपने जब रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप किया ब्रीथिंग, तो ब्रीथिंग के बाद ये एयर आपके ट्रैकिया से होते हुए आपके एल्वेलाई में पहुंची और एल्वेलाई के बाहर थी आपकी ब्लड वेसल। इस ब्लड वेसल में जो ब्लड था, जो ब्लड कैपिलरी में ब्लड था, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, CO2 रिच ब्लड था। और एल्वेलाई के अंदर जो एयर आई है, जो इनहेल करी है आपने, ये O2 रिच एयर है, इसमें ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा है। तो एल्वेलाई में O2 का कंटेंट ज्यादा, ब्लड में CO2 का कंटेंट ज्यादा। डिफ्यूजन कहां से कहां की तरफ होगा? हाइयर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ। यहां O2 का कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो O2 डिसॉल्व होकर कहां आ जाएगी? ब्लड में। ब्लड में CO2 का कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो CO2 डिसॉल्व होकर कहां आ जाएगी? एल्वेलाई में। CO2 जब एल्वेलाई में आएगी तो ये रिवर्स पाथ को फॉलो करते हुए आपके नाक से निकल जाएगी, जिसको एक्सहेलेशन बोला जाता है। इसीलिए जब आप एक्सहेलेशन में एयर निकालते हो तो वो CO2 रिच होती है और इनहेलेशन में जो एयर ले रहे होते हो वो O2 रिच होती है। तो पहला स्टेप ब्रीथिंग या इसी कोई वेंटिलेशन भी बोला जाता है। दूसरा स्टेप
जो एल्वेलाई और ब्लड कैपिलरी के बीच में गैसेस का डिफ्यूजन चल रहा है, इस डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को ही बोला जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जो आपका दूसरा स्टेप। रेस्पिरेशन का दूसरा स्टेप क्या है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड कैपिलरी। इतनी बात समझ में आ रही? उसके बाद क्या आपका ब्लड जो इंप्योर था ये प्योर हो गया, जो CO2 रिच था ये O2 रिच हो गया। अब हमें करना है गैसेस का ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? अच्छे से जानते हो भाई, लंग्स एक ही है जो ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है बॉडी में। क्या बोलो, मैंने लंग्स बोल दिया था? ब्लड है भाई, ब्लड, यानी कि आपके बॉडी में चीजों का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? ब्लड। तो ब्लड जो अब ऑक्सीजनेटेड हो चुका है, जिसमें ऑक्सीजन आ चुकी है, ये करेगा ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को ही अपना थर्ड स्टेप माना जाता है रेस्पिरेशन का। हमने रेस्पिरेशन में कहा कि इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो फिजिकल होते हैं, कुछ केमिकल होते हैं। फिजिकल स्टेप में पहला स्टेप हमने पढ़ा ब्रीथिंग या वेंटिलेशन, दूसरा पढ़ा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जो कि हमारा एल्वेलाई और ब्लड कैपिलरी के बीच में हो रहा है। एक बार ब्लड हमारा O2 रिच हो गया तो ये ब्लड क्या करेगा? गैसेस का ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हो गया हमारा तीसरा स्टेप। और फिर ये ब्लड कहां पहुंचेगा? बॉडी के हर एक टिश्यू तक जहां पर उसका यूज है, जहां पर ग्लूकोज को तोड़ना है, यानी जहां पर एनर्जी हमें चाहिए। तो जब उस टिश्यू के पास ब्लड पहुंचेगा तो क्या उस टिश्यू के अंदर, क्या उस सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन चल रहा होगा? और जब ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन चल रहा होगा तो उसी के लिए क्या चाहिए होती? ऑक्सीजन। तो क्या इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन हमारे टिश्यू के अंदर आ जाएगी, जिसका इन्वॉल्वमेंट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज में हो जाएगा। और जैसे ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो एटीपी बनने के साथ साथ एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं CO2। भैया कोई भी रिएक्शन आप कराओ, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है तो ये बात कहीं लिखी हुई है क्या कि केवल वही प्रोडक्ट बनेगा जो डिजायर्ड हो, जो आप चाहते हो केवल वही प्रोडक्ट बने? कुछ बाय प्रोडक्ट भी तो बनता है भाई। अगर आपने चाय बनाई है तो चाय में पत्ती भी तो बनेगी साथ में, मतलब बनी नहीं है, चाय की पत्ती भी तो होती है, जिसको आपने छान के हटा दिया और चाय ले लिया। इसका मतलब क्या है कि कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें रिएक्टेंट के बाद जब प्रोडक्ट बनता है तो एक बाय प्रोडक्ट भी बन जाता है, जो हमारे यूज का बिल्कुल भी नहीं होता है, जिसका हमें बिल्कुल भी काम नहीं होता है। और अगर काम नहीं है तो क्या करेंगे? शरीर से निकाल के फेंक देंगे। CO2 का आप क्या करते हो? बॉडी से निकाल के फेंक देते हो एक्सहेलेशन में। तो इस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज में एटीपी के साथ साथ क्या बन जाती है? CO2। तो CO2 आ जाती है वापस ब्लड में, और ब्लड को वापस से बना देती है डीऑक्सीजनेटेड। तो जो ब्लड आपका एल्वेलाई से ऑक्सीजन लेके टिश्यू तक पहुंचा था, उसने टिश्यू को ऑक्सीजन दी और बदले में CO2 ले ली। क्या यहां पर फिर से डिफ्यूजन लग रहा है? क्या यहां पर गैसेस का डिफ्यूजन एक बार फिर से हो रहा है? वहां तो एक्सटर्नल लेवल पे डिफ्यूजन हो रहा था, क्या यहां पर इंटरनल लेवल पे डिफ्यूजन हो रहा है? तो आपकी बार इस डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन, जो कि आपके रेस्पिरेशन का फोर्थ स्टेप। बात समझे? हमने कहा एक बार जब एल्वेलाई और ब्लड के बीच में हो रहा था तो ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन था, यहां पर भी डिफ्यूजन हो रहा था। जब ब्लड कैपिलरी और टिश्यू के बीच में डिफ्यूजन हो रहा है, अब ये इंटरनल रेस्पिरेशन है। डिफ्यूजन वहां भी था, डिफ्यूजन यहां पे रही है, वहां एक्सटर्नल लेवल पे था, यहां इंटरनल लेवल पे है। उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोला, इसको इंटरनल रेस्पिरेशन बोला। ये चार स्टेप आपके क्लियर हो गए। पहला स्टेप ब्रीथिंग या वेंटिलेशन, दूसरा स्टेप एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, तीसरा स्टेप ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, और चौथा स्टेप डिफ्यूजन यानी कि इंटरनल रेस्पिरेशन। ये चार स्टेप कंप्लीट होने के बाद जो हमारा मेन स्टेप है वो आता है केमिकल रेस्पिरेशन, जो कि एक सेल के अंदर चल रहा होता है, जिसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। इस सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ही आपका ग्लूकोज ब्रेक हो रहा होता है। इसी को ही हम लोग केमिकल स्टेप के नाम से जानते हैं। जो आपका फिफ्थ स्टेप है ये सेलुलर रेस्पिरेशन है, और इसी को ही हम लोग केमिकल स्टेप के नाम से जानते हैं, जो कि यहां पर लिखा हुआ है फिफ्थ स्टेप। अब अगर आप बोर्ड को ध्यान से देखो तो हर स्टेप में एक अलग अलग नंबर पड़ा हुआ है। पहला ब्रीथिंग है, दूसरा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, तीसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है, चौथा डिफ्यूजन है, इंटरनल रेस्पिरेशन है, और पांचवा आपका सेलुलर रेस्पिरेशन है। याद रखना, पहली लाइन में हमने बताया कि रेस्पिरेशन इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस, जिसमें कुछ फिजिकल स्टेप भी हैं तो कुछ केमिकल स्टेप भी हैं। इसमें जो आपके फिजिकल स्टेप हैं ये शुरुआत के 4 स्टेप हैं, और जो केमिकल स्टेप है ये लास्ट यानी फिफ्थ स्टेप। अगली बात जो याद रखनी है आपको ये रखनी है कि ऑर्गेनिज्म के हैबिटाट के अनुसार, जैसे हर ऑर्गेनिज्म का एक अपना हैबिटाट होता है, कोई एक्वेटिक होता है, कोई टेरेस्ट्रियल होता है, कोई एरियल होता है। हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग हैबिटाट होता है, जिसके अकॉर्डिंग उसके बॉडी में रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन भी अलग अलग हो सकते हैं। बात समझे? सबके पास लंग्स हो जरूरी है क्या? नहीं, फिशेस के पास गिल्स होते हैं। जानते हो कि नहीं जानते हो? हमारे जो कॉकरोच होते हैं इनके पास ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं। तो ऐसे हर ऑर्गेनिज्म पे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं ये अलग अलग हो सकते हैं।
अगर रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग है तो शुरुआत के जो फिजिकल स्टेप हैं ये भी अलग अलग हो सकते हैं, पर जो केमिकल स्टेप है ये सारे ऑर्गेनिज्म में सेम रहेगा, चाहे उसका हैबिटाट कुछ भी हो। भाई रेस्पिरेशन का मायना तो नहीं चेंज हो जाएगा ना। रेस्पिरेशन, अगर हमने कहा कि रेस्पिरेशन का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, तो ये तो सबके लिए एप्लीकेबल है, फिर चाहे वो प्लांट हो, चाहे कोई इंसेक्ट हो, चाहे कोई एनिमल हो, या ह्यूमन बॉडी ही क्यों ना हो, कोई भी हो। रेस्पिरेशन का मतलब नहीं बदल जाता, यानी कि वो केमिकल स्टेप नहीं बदल जाता है। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होगा ही होगा, पर इस ब्रेक डाउन के लिए जो शुरुआत के 4 फिजिकल स्टेप हैं ये सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी। बात समझे कि नहीं समझे? हमने केवल इतना बताया कि रेस्पिरेशन को फिजियोकेमिकल प्रोसेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कुछ फिजिकल स्टेप भी हैं, कुछ केमिकल स्टेप भी हैं। फिजिकल स्टेप के नीचे 1 2 3 4 4 हेडिंग पड़ी हुई है, यानी कि शुरुआत के 4 स्टेप कैसे हैं? फिजिकल हैं, और लास्ट वाला 5वां कैसा है? केमिकल है। अगली बात यह याद रखना कि ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये 4 स्टेप तो बदल सकते हैं, ये फिजिकल फिनोमिना तो बदल सकता है, पर ये केमिकल प्रोसेस, ये 5th स्टेप सब में सेम रहेगा। शुरुआत के 4 क्यों बदलेंगे? क्योंकि सबका हैबिटाट अलग है, सबका नेचर अलग है, सबके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग है। तो जैसे जिसके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जैसे जिसके पास सुविधा, वैसे उसके पास शुरुआत की ये 4 फिजिकल स्टेप्स। फिजिकल स्टेप चेंज होंगे, केमिकल स्टेप नहीं होगा। बात समझ रहे हो? इस स्टेप को समझने के बाद एक बात और समझनी है आपको कि जो 5th स्टेप में हमने सेलुलर रेस्पिरेशन किया है, इसमें हमने कहा कि जब ग्लूकोज ब्रेक हो रहा होता है तो ब्रेक होने में उसको क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन। क्या कोई ऐसी कंडीशन आ सकती है कि किसी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की नीड हो पर उसके पास ऑक्सीजन ना हो? बिल्कुल आ सकती है। भाई आप ये जानते हो कि नहीं कि आपके गट में भी बैक्टीरियाज होते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज, जो सीकम में पाए जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम वाले पार्ट में सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो कि आपकी गट हेल्थ को हेल्दी रखते हैं। तो उन बैक्टीरियाज को जीवन अगर बिताना है, जीवित रहना है, तो क्या उनको एनर्जी चाहिए होगी कि नहीं चाहिए होगी? बिल्कुल चाहिए होगी। तो एनर्जी कहां से मिलेगी? फूड से। क्या डायरेक्ट फूड एनर्जी को एज एनर्जी यूज कर सकते हैं? नहीं, एटीपी चाहिए। तो क्या उस फूड को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो क्या उनको रेस्पिरेशन करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो आपके पेट के अंदर ऑक्सीजन कहां से आई? वहां तो ऑक्सीजन नहीं है ना कोई एटमॉस्फेयर, ना कोई एयर, ना कुछ। तो कैसे कर रहे हैं रेस्पिरेशन? वो रेस्पिरेशन कर, अच्छा मन में ये तो नहीं हो रहा कि फूड कहां से आया उनके पास? खाना भी तो नहीं है वहां का, अंदर किचन बना हुआ है क्या? कहां मतलब अंदर कोई खाना तो नहीं पका रहा है बैठ के? खाना आया कहां से? अरे जो तुमने खाया है खाना तुम्हारे इंटेस्टाइन में होगा, उसी खाने को वो भी ले लेते हैं चुप्पे से। तुम्हें क्या पता लग रहा है भाई? वो अंदर बैठे हुए हैं ना, तो अंदर तुमने जो फूड इंटेक किया है उससे फूड तो उनको मिल गया, पर रेस्पिरेशन तो करना पड़ेगा, उस फूड को एटीपी में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब समस्या क्या आई कि कन्वर्ट करना है, रेस्पिरेशन करना है, सब कुछ पता है, पर ऑक्सीजन नहीं है। तो क्या अब जो रेस्पिरेशन होगा इस ऐसी सिचुएशन में, क्या वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में होगा? बिल्कुल होगा। तो क्या इसमें एटीपी बनेगी? बिल्कुल बनेगी। फर्क क्या है दोनों में? एक बार हमने रेस्पिरेशन को कहा कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, एक बार हमने कहा रेस्पिरेशन को ऑक्सीजन के अब्सेंस में हो रहा है। फर्क क्या है? रेस्पिरेशन दोनों तरीके से हो सकता है, प्रेजेंस में भी, एब्सेंस में भी। फर्क यह है कि जब प्रेजेंस में होगा तो 38 एटीपी का फॉर्मेशन होगा, जबकि एब्सेंस में होगा तो केवल 2 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। पर वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, एक सेल की उसकी बॉडी बनी हुई थी, एनर्जी डिमांड कम थी, तो 2 एटीपी में भी उसका काम चल जाएगा। तो जब उसने एनेरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म किया, जब ऑक्सीजन के अब्सेंस में उसने अपने फूड को तोड़ा, तो ऐसे रेस्पिरेशन को एनेरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है, जिसमें एटीपी तो बनता है पर एरोबिक से बहुत कम, केवल 2 एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो हमने इस स्लाइड में क्या क्या समझा? हमने रेस्पिरेशन को फिजिको केमिकल प्रोसेस बोला जाता है, ये समझा। इसमें 5 स्टेप होते हैं, ये समझा। 5 स्टेप के नाम देखे। शुरुआत के 4 फिजिकल होते हैं, लास्ट वाला केमिकल होता है, ये समझा। केमिकल स्टेप ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी नहीं करता, ये सेम रहता है, पर शुरुआत के 4 स्टेप वेरी करते हैं, अलग अलग होते हैं। इतनी बातें समझी। इतनी बातें समझने के बाद हमने समझाया कि रेस्पिरेशन 2 तरीके से हो सकता है, यानी इसके 2 टाइप होते हैं, एक एरोबिक और दूसरा एनारोबिक। एरोबिक और एनारोबिक में क्या फर्क होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। जब ऐसा ब्रेकडाउन हो रहा होता है तो साथ में 38 एटीपी बनता है, CO2 बनता है, वाटर बनता है। पर अगर अब्सेंस में हो रहा है तो केवल 2 एटीपी बनेगा और बाकी CO2 की जगह कुछ और बनेगा। क्या बनेगा ये भी समझते हैं। इतनी बातें क्लियर चल रही हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए।
हाँ तो अब बेटा अब देखा जाए डिटेल में कि टाइप ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के दो टाइप होते हैं, एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनारोबिक। पहले एक बात समझो कि जो हमने बता दिया आपको कि आप ग्लूकोज को अगर ब्रेक करोगे तो आपका एटीपी बनेगा, ये कोई एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ग्लूकोज को खट से तुरंत ब्रेक किया और एटीपी बना दिया, एक बार में नहीं होगा। होता क्या है कि पहले सेल के साइटोप्लाज्म में, सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उस साइटोप्लाज्म में पड़े ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को हम ग्लाइकोलिसिस नाम की प्रोसेस से ब्रेक करते हैं और पायरुवेट नाम का कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, हम क्या बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन ऑर्डर टू फॉर्म एटीपी इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। ये कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें कई सारे स्टेप्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे पहला स्टेप ये है कि पहले आप अपने साइटोप्लाज्म में पड़े ग्लूकोज को ब्रेक करोगे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के द्वारा और क्या बनाओगे, पायरुवेट। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, यानी वो 6 कार्बन का कंपाउंड है, और पायरुवेट जो होता है वो हमारा 3 कार्बन का कंपाउंड होता है जिसका फॉर्मूला होता है C3H4O3। तो अगर वो 3 कार्बन का कंपाउंड है पायरुवेट, तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की ग्लाइकोलिसिस करने पे यानी उसका ब्रेक डाउन करने पे कितने पायरुवेट बनने चाहिए, 2। जाहिर सी बात है, ग्लूकोज 6 कार्बन का है, पायरुवेट 3 कार्बन का है, तो एक ग्लूकोज को ब्रेक करोगे कितने पायरुवेट बनेंगे, 2। 3 कार्बन के 2। अब ये जो पायरुवेट मॉलिक्यूल बना है, इस पायरुवेट के साथ बनती है 2 एटीपी। ग्लूकोज को जब ग्लाइकोलिसिस से ब्रेक करोगे तो 2 पायरुवेट बनेंगे, साथ में 2 एटीपी बनेगी। अब ये पायरुवेट आपका माइटोकॉन्ड्रिया नाम के ऑर्गेनल के अंदर जाएगा, वहां पर ये लिंक रिएक्शन के साथ बनाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, यानी एसिटाइल कोए, और एसिटाइल कोए ट्रिगर करेगी आपकी क्रैब साइकिल को। ये क्रैब साइकिल आपके ग्लूकोज को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करके बनाएगी 36 एटीपी। बात समझ में आ रही है। हमने अभी तक केवल इतना बताया है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जहां ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम एटीपी का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं ग्लूकोज को ब्रेक करके, ये कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता है। इसमें आप सेल के साइटोप्लाज्म में रखे ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से ब्रेक करते हो, पायरुवेट बनाते हो, 2 पायरुवेट बनते हैं, साथ में 2 एटीपी बनते हैं। ये पायरुवेट अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, यानी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाएगा। मैट्रिक्स में जाके ये लिंक रिएक्शन से एसिटाइल कोए बनाएगा। एसिटाइल कोए ट्रिगर करेगा क्रैब साइकिल को, और क्रैब साइकिल से बने कंप्लीट ऑक्सीडेशन कंप्लीट होगा और बनेगा 36 एटीपी। तो इसको 2 रिएक्शन में देखते हैं। एक है हमारा कि ग्लूकोज था जिसकी ग्लाइकोलिसिस करी, 2 पायरुवेट बने, यानी 2 पायरुविक एसिड बने और 2 एटीपी बने। पायरुविक एसिड का फॉर्मूला C3H4O3। दूसरी बार में यही पायरुविक एसिड 6 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और बनाएगा 36 एटीपी। ये तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। दोनों को मिलाकर अगर कंबाइन एक रिएक्शन देखी जाए, अगर तुमसे पूछ लिया जाए वो कंबाइन रिएक्शन बताओ जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, तो ये कंबाइन रिएक्शन ये है, यानी ग्लूकोज प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 एटीपी। हमारी बॉडी में जब भी कोई रिएक्शन चल रही होती है और ये रिएक्शन अगर एंजाइम के प्रेजेंस में हो रही होती है, तो ऐसी रिएक्शन को मेटाबॉलिक रिएक्शन बोला जाता है। और इस पूरे ऐसे कई सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही हो तो उसको मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। तो ये भी एक मेटाबॉलिक रिएक्शन। इस मेटाबॉलिक रिएक्शन में जो पानी बन रहा है इसको मेटाबॉलिक वाटर बोला जाता है, जो हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली फॉर्म हो रहा होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। याद रखिएगा कि एरोबिक हमारी जो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है इसमें 2 हैं, एरोबिक है, एनारोबिक है। एरोबिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ O2। एनारोबिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन अब्सेंस ऑफ O2। यहां पर पहले ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस करके पायरुविक एसिड प्लस 2 एटीपी बनाया जाता है। लास्ट में उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ले जाके उसी पायरुविक एसिड से हम लोग 36 एटीपी बनाते हैं। कैसे बताया कि पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाके एसिटाइल कोए बनाएगा लिंक रिएक्शन द्वारा। ये एसिटाइल कोए क्रैब साइकिल को ट्रिगर करेगा और क्रैब साइकिल से बनेगी 36 एटीपी। 36 एटीपी यहां बनी, 2 एटीपी पायरुविक एसिड को बनाने में बनी थी, तो टोटल कितनी बन गई, 38 एटीपी। तो टोटल ये रिएक्शन एक कंबाइन लिखी हुई है। अब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 केस होते हैं। एनारोबिक का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्लूकोज का ब्रेक होना, ये सिंपल सा मतलब है। अब 2 जगह अलग अलग पढ़ना है। एक, अगर ईस्ट के अंदर, ईस्ट क्या होता है जानते हो, ईस्ट यूनिसेलुलर फंगस होती है। फंगस वैसे तो मल्टीसेलुलर होती है, पर ईस्ट एक ऐसा एक्सेप्शन होता है फंगस का जो यूनिसेलुलर होता है। तो ईस्ट के अंदर अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, तो उसमें इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, इथेनॉल का। 2 एटीपी तो बनेंगे पर साथ में इथेनॉल बनेगा एज अ बाय प्रोडक्ट।
पर अगर यही एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बॉडी में हो रहा हो, यानी हमारी मसल्स में हो रहा हो, तो इथेनॉल की जगह बनेगा लैक्टिक एसिड। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में दो केस देखेंगे, इन ईस्ट और इन मसल्स। ईस्ट में पायरुविक एसिड जब ब्रेक होगा तो इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी बनाएगा, और वही मसल में जब ये पायरुविक एसिड ब्रेक होगा तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनाएगा। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसीलिए हम ब्रीथ कर रहे होते हैं। तो मन में एक क्वेश्चन आएगा, फिर हमारी मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों? ये बेटा ऑक्सीजन की कमी की वजह से। अगर आप किसी मसल से एक्सेसिव वर्क लेते हो तो उतनी सफिशिएंट ऑक्सीजन वहां पर पहुंच नहीं पाती है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। एब्सेंट नहीं होती ऑक्सीजन, कमी हो जाती है। दोनों में देखो लिखा हुआ है, ईस्ट में लिखा हुआ है एब्सेंस ऑफ O2 और मसल में लिखा हुआ है लैक ऑफ O2, यानी यहां पर ऑक्सीजन की कमी के कारण ऐसी टेम्परेरी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है, जिसमें हमारा लैक्टिक एसिड और एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा होता है। ये लैक्टिक एसिड बेटा आपकी मसल्स में जाके डिपॉजिट हो जाता है और मसल में क्रैम्प कॉज करता है। इसीलिए जब आप शुरुआत में जिम जाना चालू करते हो, तो जिम में जब हैवी एक्सरसाइज करते हो, किसी मसल पे लोड डालते हो, तो उसकी वजह से वहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये लैक्टिक एसिड वहां जाके डिपॉजिट हो जाता है, और डिपॉजिट होने के बाद ये मसल में क्रैम्प कॉज करता है, जो आपको पेन के रूप में नजर आता है। ये किसी दवा से नहीं जाता है, धीरे धीरे लैक्टिक एसिड डिसॉल्व होता है आपके लिवर के पास जाके, कोरी साइकिल के द्वारा ये वापस से ग्लूकोज में बदलता है। एक लंबा प्रोसेस है, यानी 4 से 6 दिन का प्रोसेस है। धीरे धीरे पेन जाता है। तो जब तक आपको आदत नहीं पड़ेगी तब तक आप नहीं कंटिन्यू कर पाओगे। अगर आप उस पेन से हार गए तो शायद आप कभी जिम नहीं जा पाओगे दोबारा। आपको लड़ना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये लैक्टिक एसिड है जो पेन कॉज कर रहा है, जो मेरी मसल में आके डिपॉजिट हुआ है, जो समय के साथ धीरे धीरे डिसॉल्व होगा। बात समझ में आ रही? एरोबिक एनारोबिक दोनों समझ में आया? बोर्ड में लिखी बातों को एक बार देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब आ चुके हैं बेटा हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के लास्ट टॉपिक पे, और इसको लास्ट टॉपिक क्या कहेंगे? आप ये समझो कि इस समय बोर्ड में जितनी बातें लिखी हुई हैं, इसमें टोटल 3 चीजें आपको समझनी है। पहले वाले मतलब इससे जस्ट अभी 5 मिनट पहले हमने आपको बताया कि हमारे जो लंग्स होते हैं ये थोरैसिक चेंबर में प्लेस होते हैं। अब थोरैसिक चेंबर क्या होता है उसको समझने के लिए लिखा हुआ है कि द लंग्स आर सिचुएटेड इन अ थोरैसिक चेंबर विच इज एनाटॉमिकली एन एयर टाइट चेंबर। थोरैसिक चेंबर कैसा होता है? एयर टाइट चेंबर होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली स्टर्नम, लेटरली रिब्स और लोअर साइड डोम शेप डायफ्राम। अब ये बातें हमें नहीं समझ में आई, अभी आएंगी। समझो, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसका जहां पर माउथ होता है, जहां माउथ वाला हिस्सा होता है, ये साइड होती है उसकी वेंट्रल। इसी वेंट्रल साइड के जस्ट पीछे वाली साइड होती है डॉर्सल। जो साइड वाली हिस्सा होता है इसको बोलते हैं लेटरल। जो अपर पोर्शन होता है इसके लिए वर्ड यूज करते हैं एंटीरियर, लोअर के लिए पोस्टीरियर। तो जहां माउथ है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो उसका वेंट्रल हिस्सा हो गया, उसके पीछे डॉर्सल हो गया, साइड में लेटरल हो गया, अपर पोर्शन एंटीरियर हो गया, लोअर पोस्टीरियर हो गया। पोजीशन समझ में आ गई? अब हमारा ये जो थोरैसिक चेंबर है, इस थोरैसिक चेंबर को बनाने के लिए डॉर्सली क्या होती है? वर्टिब्रल कॉलम्स। डॉर्सली क्या हो गई? वर्टिब्रल कॉलम्स। वेंट्रली यानी आगे साइड क्या हो गई? स्टर्नम, जिसको चेस्ट बोन भी बोला जाता है बेटा, ये हमारे सेंटर में होती है स्टर्नम। लेटरली क्या हो गई? रिब्स। कितने पेयर होती? 12 पेयर होती। रिब्स के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है कॉस्टल। क्या? कॉस्टल। रिब्स को ही कॉस्टल भी बोला जाता है। तो लेटरली साइड क्या हो गई? हमारी रिब्स। और लोअर साइड यानी पोस्टीरियरली क्या हो गया? डायफ्राम, जो डॉम शेप होता है। तो वही लिखा हुआ है कि लंग्स जिस एनाटॉमिकली एयर टाइट चेंबर यानी थोरैसिक चेंबर में होते हैं, इस चेंबर को बनाने का काम डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम करते हैं, वेंट्रली स्टर्नम करता है, लेटरली रिब्स करते हैं और लोअर साइड डॉम शेप डायफ्राम करता है। ये बातें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जो आप ब्रीथिंग कर रहे हो जिसमें एयर का अल्ट्रेशन हो रहा है यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो रहा है, ये बेटा तभी पॉसिबल है जब आपके लंग्स इस एयर टाइट चेंबर में हैं। क्यों? क्योंकि एयर, अच्छा कोई एनर्जी तो नहीं लगा रहे हो आप एयर को अंदर लाने के लिए, नॉर्मली ब्रीथिंग कर रहे हो जिसमें इनहेलेशन में एयर अंदर आ रही, तो कैसे आ रही है? यानी अब हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को समझने जा रहे हैं। ध्यान से समझना, एक बात हमेशा याद रखना, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच का रिलेशन, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच का क्या रिलेशन होता है? वॉल्यूम इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या प्रेशर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इनवर्सली का मतलब समझते हो कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, इनवर्स पे काम कर रहे हैं। अगर आपने कहीं का वॉल्यूम बढ़ाया तो वहां का प्रेशर घटेगा,
या कहीं का वॉल्यूम घटाया तो वहां का प्रेशर बढ़ेगा। चीजें अगर बिना किसी एनर्जी के मूव कर रही हैं तो जाहिर सी बात है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही होंगी। तो अगली बात में लिखा हुआ है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में कि इट इज द अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मेनली टू टाइप ऑफ मसल। एक हो गई हमारी डायफ्राम मसल और एक हो गई इंटरकोस्टल मसल। डायफ्राम मसल तो समझ में आ रही है, इंटरकोस्टल मसल कौन सी है? अभी हमने क्या बताया कि रिब्स के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है कोस्टल, और दो कोस्टल के बीच में जो मसल होती है उसी को बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। तो इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम जब एक साथ मिलकर मूव करते हैं तभी हमारे ये जो थोरैसिक चेंबर है इसका वॉल्यूम घटता या बढ़ता है। हमें क्यों इसके वॉल्यूम को घटाना या बढ़ाना है? सपोज करो अगर आपने इस चेंबर के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया तो अब जब सांस लेते हो तो ऐसे छाती फूलती है ना, मतलब क्यों हो रहा है ये? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कर रही है मसल्स। कौन सी मसल्स? डायफ्राम मसल और इंटरकोस्टल मसल। डायफ्राम मसल और इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो थोरैसिक चेंबर में वॉल्यूम बढ़ता है। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर घटता है, तो बाहर जो एयर का पार्शियल प्रेशर होगा वो अपने आप ज्यादा हो गया। अगर अंदर का प्रेशर घटा है तो बाहर का ज्यादा हो गया। हाई प्रेशर से लो प्रेशर एयर अपने आप मूव कर जाती है, इसी को बोला जाता है इनहेलेशन। समझे? अगर हमारी डायफ्राम मसल और इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने में थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम बढ़ता है। अगर ये दोनों मसल व्हेन दे बोथ आर कॉन्ट्रैक्ट थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीजेस, जिसकी वजह से क्या होता है? इनहेलेशन होता है, यानी एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है। इसका अपोजिट कर दो, अगर ये दोनों मसल रिलैक्स करी तो अंदर का जो वॉल्यूम है वो घटेगा, और वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो एयर अंदर से बाहर जाएगी या बाहर से अंदर आएगी? जाहिर सी बात है अंदर से बाहर जाएगी, इसी को बोला जाता है एक्सेलेशन। समझ में आया? फिर से समझो, हमने बताया कि ब्रीथिंग जो है ये कैसे होती है? इट इज द अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मेनली टू टाइप ऑफ मसल। यानी ब्रीथिंग तभी पॉसिबल है जब आप दो मसल्स को कंटिन्यू या तो कॉन्ट्रैक्ट करो या रिलैक्स करो। ये कौन सी मसल्स हैं? एक है हमारी डायफ्राम मसल्स, जो लंग में नीचे डायफ्राम बताया था डोम शेप, और दूसरी होती है हमारी इंटरकोस्टल मसल, यानी रिब्स के बीच में पाए जाने वाली मसल्स। ये दोनों मसल्स बेटा जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो अंदर का वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ने के कारण प्रेशर घटता है। प्रेशर जैसे ही घटता है तो बाहर का प्रेशर बढ़ जाता है रिलेटिवली, और बाहर के हाई प्रेशर से अंदर लो प्रेशर की तरफ एयर अपने आप आ जाती है। इसी को ही इनहेलेशन बोला जाता है। इसका उल्टा कर दोगे, अगर दोनों मसल्स रिलैक्स करेंगी तो रिलैक्स करते ही अंदर का वॉल्यूम घट जाएगा। वॉल्यूम घट जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ गया तो अंदर से बाहर की तरफ एयर भागने की कोशिश करेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलेशन। तो ये हो गया आपका ब्रीथिंग का मैकेनिज्म। अगर आपसे कोई पूछ दे कि इस रेस्पिरेशन के दौरान जो आप ब्रीथ कर रहे हो, जो एयर इनहेल कर रहे हो, इस एयर का पैसेज क्या होता है? तो पैसेज सामने लिखा हुआ है, पैसेज ऑफ एयर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर उसके बाद नेसल चेंबर, जो बेटा नाक के अंदर चेंबर होता है, इसको नेसल चेंबर बोला जाता है। ये कहां ओपन होगा? अंदर गले में आके इंटरनल नॉस्ट्रिल में। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर नेसल चेंबर, फिर इंटरनल नॉस्ट्रिल, फिर फेरिंक्स। फेरिंक्स इज अ कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर, यानी गले का वो हिस्सा जहां से खाना भी अंदर जा रहा है, हवा भी अंदर जा रही है। वो बात अलग है कि आगे दोनों अलग अलग ट्यूब में जा रहे हैं, एक ट्रैकिया में जा रहा है तो दूसरा इसोफेगस में जा रहा है। तो फेरिंक्स के बाद ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकियोल, फिर सेकेंडरी ब्रोंकियोल, फिर टर्सरी ब्रोंकियोल, फिर इनिशियल ब्रोंकियोल, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल, फिर हमारा एल्वेलाई, और एल्वेलाई से हो जाएगा डिफ्यूजन, गैसेस पहुंच गई ब्लड में। तो एयर का पैसेज समझ में आया? इस पूरी स्लाइड में कोई दिक्कत? हमने आपको केवल यहां पर 3 चीजें बताई हैं कि हमारे जो लंग्स होते हैं ये थोरैसिक चेंबर में होते हैं। थोरैसिक चेंबर एक एयर टाइट चेंबर होता है, जिसको बनाने के लिए 4 लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डॉर्सली, वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली स्टर्नम, लेटरली रिब्स, और लोअर साइड डोम शेप डायफ्राम। हमने कहा जो आप ब्रीथ कर पा रहे हो, ये ब्रीथ केवल 2 कारणों की वजह से कर पा रहे हो, जब आपकी इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम मसल या तो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है या रिलैक्स कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटेगा तो बाहर से हवा अंदर आएगी, जिसको इनहेलेशन बोलेंगे। अपोजिट कर दो, दोनों मसल रिलैक्स करेंगी तो अंदर का वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो हवा अंदर से बाहर की तरफ आपकी जाएगी। क्लियर है? इसको एक्सेलेशन बोला जाएगा। अगर आपको इतनी सारी बातें समझ में आ रही हैं तो यहां से आपने रेस्पिरेशन को दी एंड कर दिया है। अगर आप 10 सीबीएसई से बिलोंग करते हो तो आपकी एनसीईआरटी में कुछ नो मोर करके कॉलम दिया होता है, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें दिख जाएंगी आपको। जैसे उसने लिखा हुआ है कि एटीपी का यूज बॉडी कैसे करती है।
एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच। जब इसका यूज किया जाता है तो एटीपी टूटता है एडीपी और फॉस्फेट में, यानी एक फॉस्फेट के बॉन्ड को अगर तोड़ा तो इस बॉन्ड को तोड़ने में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो रिलीज होती है, इसी एनर्जी को बॉडी यूज करती है। जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो उससे एक एनर्जी रिलीज होती है जिसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। इसी एनर्जी को बॉडी यूज करती है। जो एक एटीपी में अगर आप फॉस्फेट को तोड़ते हो, फॉस्फेट की लिंकेज को तोड़ते हो, तो लगभग 30.5 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिलीज होती है जिसको बॉडी यूज कर रही होती है अपने लिए। ठीक है, याद रखना, जब आप एक एटीपी के मॉलिक्यूल को तोड़ते हो तो वो 2 चीजों में टूटता है, एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट। और जब आपने इस फॉस्फेट ग्रुप को एटीपी से हटाया तो आपने एक बॉन्ड तोड़ा, और जब बॉन्ड तोड़ा तो बॉन्ड से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकली। इसी एनर्जी को बॉडी यूज करती है अपने काम के लिए। समझ गए? और ये एनर्जी कितनी होती है? 30.5 किलो जूल पर मोल। समझ में आ गया? एक छोटा सा टॉपिक और सुनते जाओ कि ब्रीथिंग रेट क्या होता है। ब्रीथिंग रेट क्या होता है? ब्रीथिंग रेट समझना, एक नॉर्मल पर्सन अपने नॉर्मल कंडीशन में 1 मिनट में जितनी बार ब्रीथ कर रहा है, इसी को बोलते हैं ब्रीथिंग रेट। अ पर्सन हाउ मेनी टाइम्स ब्रीथ इन अ मिनट इज नोन एज इट्स ब्रीथिंग रेट। जनरली एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 16 से 20 बार व्यक्ति 1 मिनट में सांस लेता है। तो एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्रीथिंग रेट कितना हो गया? 16 to 20। अच्छा, ये जब ब्रीथिंग हम बोल रहे हैं तो इसमें केवल इनहेलेशन है कि एक्सहेलेशन? दोनों है। जब आप एक बार इनहेल और एक्सहेल करते हो तो ये सिंगल ब्रीथ होती है। ऐसी जब 16 से 20 ब्रीथ होती हैं तो उसको नॉर्मल ब्रीथिंग रेट बोला जाता है, जो 1 मिनट में होती है। तो ब्रीथिंग रेट समझ में आ गया। ब्रीथिंग रेट में हम कर क्या रहे हैं? ब्रीथ कर रहे हैं, जिससे एयर अंदर आ रही बॉडी के, एयर में ऑक्सीजन है, इसी ऑक्सीजन का यूज करना है। अब हमने आपको एक बात बताई थी कि हर ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट अलग अलग होता है। हम टेरेस्ट्रियल हैं तो हमें इनहेल करने के लिए एयर मिल रही है, तो एयर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है उसका हम यूज कर रहे हैं। जो एक्वेटिक होगा एनिमल, वो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज कर रहा होगा। अब तुम अपने बुद्धि से बताओ कि एयर में डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा है या पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा है? जाहिर सी बात है, एयर में कंटेंट ज्यादा है, पानी में कम है। तो अब ब्रीथिंग रेट किसका ज्यादा होगा? टेरेस्ट्रियल एनिमल का कि एक्वेटिक एनिमल का? अगर आपको सांस कम पड़ी, आप भाग रहे हो, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी, तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ते क्या सांसें तेज हो जाती, यानी आपका ब्रीथिंग रेट फास्टर हो जाता है। जो 16 से 20 बार होना चाहिए क्या 25 से 30 बार हो जाता है? क्यों? क्योंकि आपकी ब्रीथ इसलिए फास्ट हुई है ताकि बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड को पूरा किया जा सके। अब जो ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक है, जिसको ऑक्सीजन पानी से लेनी है, तो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है। अब अगर ये डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है तो उसका ब्रीथिंग रेट ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। तो एक्वेटिक एनिमल्स का ब्रीथिंग रेट ज्यादा होता है, यानी वो ब्रीथ फास्टर करते हैं एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल। क्यों? क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंटेंट पानी में कम होता है और एयर में ज्यादा होता है। अगर इतनी बातें समझ में आ रही हैं तो आपने यहां से पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को खत्म कर लिया है। तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हाल फिलहाल लग तो नहीं रहा है कि कोई डाउट होगा, और अगर कोई कॉन्सेप्ट ना आया हो तो बेटा एक बार रिवाइंड करके उसको वापस से समझना आ जाएगा। काफी बार रिपीट कर रखा है। तो यहां से हमारा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, अगले टॉपिक में। देखते हैं क्या उठाया जाए। होप सो आपको समझ में आया होगा। बाय बाय। तो अब बेटा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जिसके बारे में इतनी देर से पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारी बॉडी का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है क्या? लंग। तो उस लंग के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं एक बार। तो स्ट्रक्चर ऑफ लंग में सबसे पहले ये देखो कि लंग एक स्पंजी ऑर्गन होता है जो मसल का बना हुआ होता है और हमारे थोरैसिक चेंबर में प्लेस होता है। क्या होता है थोरैसिक चेंबर, कौन इसको बना रहा होता है, ये अभी आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हम ये समझते हैं कि लंग एक ऐसा स्पंजी ऑर्गन है जो हमारे थोरैसिक चेंबर में रखा हुआ होता है, और यही वो ऑर्गन है जहां पर ब्रीथिंग का अल्टरेशन हो रहा होता है, यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो रहा होता है और गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है। अगर कोई पूछ दे आपसे कि हमारे लंग की फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है, कौन इसको मिलकर बना रहा है, तो याद रखना एल्वेलाई। लगभग 300 मिलियंस ऑफ एल्वेलाई प्रेजेंट होती हैं हमारे लंग्स में। ठीक है। अब ये जो लंग है, इसके बाहर की जो कवरिंग होती है, लंग्स के आउटर कवरिंग को बोला जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन। लंग्स की आउटर कवरिंग को क्या बोला जाता है? प्लूरल मेम्ब्रेन। ये प्लूरल मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में लंग को पैक की हुई होती है, जिसमें जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसकी, उसको बोला जाता है पैराइटल प्लूरा
और इनर मेम्ब्रेन को बोला जाता है विसरल प्लूरा। क्या बताया कि कवरिंग ऑफ लंग्स को प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसमें आउटर को पैराइटल प्लूरा बोलते हैं और इनर को विसरल प्लूरा बोलते हैं। लंग्स के ऊपर से ट्रैकिया आती हुई दिख रही होगी, ट्रैकिया को विंड पाइप बोला जाता है, और ये ट्रैकिया नीचे आके बायफर्केट हो जाती है, क्योंकि लंग्स पेयर में है तो ट्रैकिया को भी बायफर्केट होके आगे लंग्स में जाना होगा। ट्रैकिया क्या होती है? वो विंड पाइप है जो एयर को कंडक्ट करते हुए नीचे हमारे लंग्स तक ला रही है। इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात यहां पर ये लिखी हुई है कि हमारे ट्रैकिया यानी इसी विंड पाइप को सी शेप की कार्टिलेज रिंग है जो सराउंड की होती है। लिखा हुआ है सी शेप कार्टिलेज रिंग which is incomplete dorsally are helps to protect trachea from collapsing। मतलब समझने की कोशिश करना, ट्रैकिया एक मस्कुलर पाइप है, अगर उसमें एयर का बहुत ज्यादा ब्लो हुआ या बहुत ज्यादा ये कह लो कि कंडक्शन हुआ तो वो कोलैप्स कर सकता है, चिपक सकता है। ऐसा ना हो इसके लिए ट्रैकिया को सपोर्ट कराने के लिए वहां पर कार्टिलेज की रिंग लगी होती है। कार्टिलेज समझते हो क्या होता है? बोन और कार्टिलेज में एक सिंपल सा फर्क ये होता है कि बोन पैलिएबल नहीं होती, कार्टिलेज पैलिएबल होता है। हार्ड दोनों ही होते हैं। जैसे आपका कान कार्टिलेज का बना हुआ है, इलास्टिक नेचर का होता है। यही कार्टिलेज आपके ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचा रहा होता है, वहां पर शी शेप रिंग बना के। कभी आप अपने गले में टच करो, फील करने की कोशिश करो, तो भी आपको पता लगेगा कि यहां पर एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि कार्टिलेज का होता है। अब अगली बात हमें ये जाननी होती है कि यही रिंग्स जो होती हैं कार्टिलेज की, ये कंप्लीट होती हैं या इनकम्प्लीट होती? इनकम्प्लीट होती हैं। क्यों? क्योंकि ट्रैकिया पाइप आ गया और इसके जस्ट पीछे क्या है? ईसोफेगस। ईसोफेगस को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उसको कोई हार्म नहीं होना चाहिए, उसके बीच में कोई हर्डल नहीं आना चाहिए, इसीलिए ये रिंग्स डॉर्सली यानी पीछे साइड पर इनकम्प्लीट होती हैं। अरे सर हमें नहीं पता क्या होता है वेंट्रल क्या होता है, डॉर्सल क्या होता है, लेटरल क्या होता है, इंटीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर, सब कुछ जान जाओगे। ये केवल पोजीशंस हैं चीजें बताने के लिए। हाल फिलहाल बस इतना समझो कि जो हमारी सी शेप कार्टिलेज की रिंग होती है ट्रैकिया में, ये पीछे इनकम्प्लीट होती हैं, आगे साइड कंप्लीट होती हैं और पीछे साइड इनकम्प्लीट होती हैं। क्यों? क्योंकि पीछे साइड होता है ईसोफेगस। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। उसके बाद हमने बताया है कि राइट लंग जो होता है ये साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है क्योंकि इसमें 3 लोब होते हैं, और वहीं लेफ्ट लंग साइज में थोड़ा छोटा होता है क्योंकि उसमें केवल 2 लोब होते हैं। अब एक बार अपनी बुद्धि लगा के बताना, एक कमरा है, एक कमरे को डिवाइड करके 3 बनाना है, कितनी दीवारें खड़ी करनी पड़ेंगी? 1, 2 की 3? आधों के मन में 3 आ रहा होगा, अरे 3 दीवारें खड़ी कर दोगे तो 4 में नहीं डिवाइड हो गया, 2 दीवारें खड़ी करनी पड़ेंगी। 2 दीवारें खड़ी करेंगे, अपने आप एक कमरा 3 अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाएगा। तो हमने कहा जो हमारा राइट लंग होता है इसमें 3 लोब होते हैं और जो लेफ्ट लंग होता है इसमें केवल 2 लोब होते हैं। तो अपने आप बता दो कि राइट लंग में 3 लोब बनाने के लिए कितने सेप्टम होंगे, कितने फिशर होंगे? 2 फिशर होते हैं। एक को बोला जाता है ऑब्लिक फिशर और एक को बोला जाता है ट्रांसफर फिशर। वहीं अगर अपने लेफ्ट लंग को देखो तो यहाँ पर एक फिशर गायब लग रहा है, गायब होता है। कौन सा होता है? केवल ऑब्लिक होता है, ट्रांसवर्स नहीं होता है। इसीलिए लेफ्ट लंग में केवल 2 लोब होते हैं। प्लस एक बात और जान लो कि हमारा ये जो लेफ्ट लंग होता है यहाँ पर एक छोटी सी एरिया होती है जिसको कार्डियक नॉच बोला जाता है, जहां पर हमारे हार्ट की एपेक्स टिल्ट होके आई होती है। हमारा हार्ट न राइट में होता है न लेफ्ट में होता है, ये सेंटर में होता है, मीडिया स्टर्नम कैविटी में होता है। हार्ट की जो एपेक्स है ये केवल लेफ्ट की तरफ टिल्ट होती है और जहां पर टिल्ट होती है वहीं पर ही लंग्स में हमारी एक छोटा सा गैप बन रहा होता है जिसको बोला जाता है कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच ही वो जगह है जहां पर हार्ट की एपेक्स आके फिट होती है। इतनी बातें समझ में आ रही? लंग्स में अभी तक क्या क्या बताया कि हमारी ट्रैकिया है, जैसे लंग्स 2 पार्ट में होते हैं ऐसी ट्रैकिया भी आके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। डिवाइड होने के बाद उसको क्या क्या बोलते हैं अभी बता रहे हैं। फिर लंग्स पेयर में होते हैं, एक मस्कुलर ऑर्गन है, स्पंजी ऑर्गन है जिसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट एल्वेलाई है। कितनी एल्वेलाई होती हैं? 300 मिलियंस ऑफ एल्वेलाई होती हैं। इसकी मेम्ब्रेन कितने टाइप में होती है? इसकी मेम्ब्रेन को प्लूरल मेम्ब्रेन बोला जाता है जो 2 तरीके में बटी होती है, आउटर और इनर। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन को पैराइटल प्लूरा बोला जाता है, वहीं इनर को विसरल प्लूरा बोला जाता है। इस पूरे लंग के स्ट्रक्चर को नीचे से सपोर्ट देने के लिए एक हमारे पास डोम शेप मसल होती है जिसको डायफ्राम मसल बोला जाता है। कई लोग उसको डायफ्रागम पढ़ते हैं, कई डायफ्राम पढ़ते हैं, अलग अलग स्पेलिंग्स है, लेकिन मतलब स्पेलिंग एक ही है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यानी कि नीचे जो डोम शेप मसल दिख रही है इसको क्या बोला जाता है? डायफ्राम बोला जाता है। ठीक है। राइट लंग 3 लोब, ऑब्लिक फिशर, ट्रांसवर्स फिशर। लेफ्ट लंग 2 लोब, हियर ओनली ऑब्लिक फिशर इज प्रेजेंट, ट्रांसवर्स गायब होता है। ये बात भी समझ में आ गई। सी शेप कार्टिलेज रिंग समझ में आ गया। अब ये समझते हैं कि जो ट्रैकिया में सी शेप कार्टिलेज रिंग है ये कहां से चालू होती है और कहां तक फैली होती है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ट्रैकिया डिवाइड होने के बाद क्या क्या बनाता है।
सुनना, जब नाक से एयर अंदर आई, नॉस्ट्रल से एयर अंदर आई, तो वो ट्रैकिया में गई, ट्रैकिया को बोला विंड पाइप। ये ट्रैकिया जब डिवाइड होकर लंग के अंदर एंटर किया, तो डिवाइड होने के बाद इसको बोल दिया ब्रोंक्यूल। अब ब्रोंक्यूल जैसे ट्रीज में ब्रांचेस होती हैं, ऐसे अंदर जाके ब्रांचेस में बटेगा। ब्रोंक्यूल बनाएगा प्राइमरी ब्रोंक्यूल, प्राइमरी ब्रोंक्यूल से बनेगा सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल से बनेगा टर्शरी ब्रोंक्यूल, टर्शरी से बनेगा इनिशियल ब्रोंक्यूल, इनिशियल ब्रोंक्यूल से बनेगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल से लास्ट में बनेगा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, जो कि आके ओपन होगा एल्वेलाई में। ये पूरा पैसेज है, यानी कि अभी आप आगे एयर का पैसेज अगर कोई आपसे पूछ ले कि पैसेज रेस्पिरेशन के दौरान एयर का पैसेज क्या होता है, आप इसको देख के बता सकते हो। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, नेसल चैम्बर, इंटरनल नॉस्ट्रल, फेरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इनिशियल, टर्मिनल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वेलाई एक्सेट्रा। अभी सुनने में थोड़ा कठिन लग रहा होगा, अभी हम लिख देंगे, सब वही है, कुछ नहीं है। ट्रैकिया थी, ट्रैकिया की डिवाइड हुई, डिवाइड होने के बाद नाम चेंज हो गया, क्या हो गया, ब्रोंक्यूल हो गया। ब्रोंक्यूल आगे फिर ब्रांचेस बनाएगा, ब्रोंक्यूल बनाएगा प्राइमरी ब्रोंक्यूल, प्राइमरी ब्रोंक्यूल से बनेगा सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से बन जाएगा इनिशियल ब्रोंक्यूल, फिर बन जाएगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल, फिर उससे आएगा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल और यहां से आ जाएगा एल्वेलाई। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि सी शेप कार्टिलेज रिंग जो ट्रैकिया को कोलैप्सिंग से बचा रही है, ये कहां से बनना चालू होती है और कहां आके एंड होती है। तो आपको याद रखना है कि ट्रैकिया से बनना चालू होती है और आके एंड कहां पर होती है, इनिशियल ब्रोंक्यूल पर, इनिशियल ब्रोंक्यूल पर। हमारी सी शेप कार्टिलेज रिंग ट्रैकिया से बनना चालू होती है और इनिशियल ब्रोंक्यूल पे आके खत्म हो जाती है, यानी टर्मिनल ब्रोंक्यूल और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में आपको ये कार्टिलेज रिंग नहीं देखने को मिलेगी। अगली बात याद रखना कि हमारे इस पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो अलग अलग जोन में बांटा गया है। पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो अलग अलग जोन में बांटा गया है। एक को बोला जाता है कंडक्टिंग जोन और एक को बोला जाता है रेस्पिरेटरी जोन। अब जो आगे मैं बातें बोलने जा रहा हूं, ये मैंने बोर्ड पे नहीं लिख रखी हैं, तो अगर आपको ये बातें जरूरी लग रही हैं अपने सिलेबस के हिसाब से, तो प्लीज नोट कर लीजिएगा अपने पास कि हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो अलग अलग जोन में बांटा जाता है। एक को बोला जाता है कंडक्टिंग जोन और दूसरे को बोला जाता है रेस्पिरेटरी जोन। कोई पूछ ले कहां तक कंडक्टिंग होता है, कहां से रेस्पिरेटरी चालू होता है, तो बता देना कि ट्रैकिया से लेके और टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक का रीजन कंडक्टिंग जोन के अंदर में आता है, और जहां से रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल चालू हो जाता है, ये रीजन आपके रेस्पिरेटरी जोन में आता है। कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन में एक मेजर डिफरेंस ये है कि कंडक्टिंग जोन का काम होता है एयर को कंडक्ट करके लंग तक लाना, और रेस्पिरेटरी जोन का काम होता है उस एयर से डिफ्यूजन कराना, O2 CO2 का डिफ्यूजन कराना। तो सर इसको अलग अलग क्यों पढ़ा, मतलब कंडक्टिंग जोन का तो सीधा सीधा काम हो गया ना कि कंडक्शन करना है, एयर का काम खत्म, नहीं और भी काम होता है। और क्या काम होता है, कभी ठंडियों में अगर आपको ठंडी लग रही हो, आप में शिवरिंग हो रही हो, तो क्या करते हो, हाथ में फूंक के उसको रब करते हो। क्यों, क्योंकि आप जो फूंक रहे हो ये गर्म हवा बाहर आती, जबकि बाहर ठंडी हवाएं चल रही हैं। ऐसा क्यों, बाहर कितनी भी गर्म हवा चल रही हो, गर्मियों के टाइम पर, ठंडियों के टाइम पर कितनी भी ठंडी हवा चल रही हो, पर जो आपके मुंह से एयर बाहर आएगी इसका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा। बाहर कितनी भी रफ हवा चल रही हो, कितनी भी ड्राई एयर चल रही हो, पर आपके मुंह से जो एयर बाहर आएगी इसमें ह्यूमिडिफिकेशन होगा। हमारा शरीर ये जानता है कि हमारे शरीर में टेम्परेचर को मेंटेन रखना जरूरी है, क्योंकि बॉडी का सारा एंजाइम उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही काम कर रहा है। अगर टेम्परेचर बिगड़ा तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी डाउन जाएगी, जिससे मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, और मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ तो पूरी बॉडी की एक्टिविटी डाउन हो जाएगी, हम लेजीनेस फील करने लगेंगे। ऐसा ना हो इसके लिए बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहना बहुत जरूरी है। ठंडी हवा जाना या गर्म हवा जाना दोनों ही बॉडी को नुकसान कर सकती है, इसलिए हमारे कंडक्टिंग जोन का काम होता है कि जो एयर आपने इनहेल करी है, इस इनहेल्ड एयर को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डालना, उस एयर को बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बनाना, उस एयर को ह्यूमिडिफाई करना, उस एयर में प्रेजेंट फॉरेन पार्टिकल को ट्रैप करना, क्योंकि कंडक्टिंग जोन में म्यूकस की कोटिंग होती है, कंडक्टिंग जोन में म्यूकस की कोटिंग होती है, तो उस एयर से फॉरेन पार्टिकल को ट्रैप करना, ये सारी चीजें बेटा हो रही होती हैं कंडक्टिंग जोन में। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही हैं। फिर रेस्पिरेटरी जोन में क्या हो रहा होगा, रेस्पिरेटरी जोन में सीधा साधा एक ही काम हो रहा होता है कि जो एयर आपने इनहेल करी है उसमें गैसेस का एक्सचेंज देखना। तो अभी तक जितनी बातें हमने बताई हैं बोर्ड में लिखी हुई है सामने, आप देख सकते हैं। लाइट जा चुकी है, हमें 2 मिनट का ब्रेक लेना पड़ेगा, आपको डिम लग रहा होगा सब कुछ। एक बार इसको नोट कर लीजिएगा बेटा, फिर हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे। ठीक है,